नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ अहम मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब आपको दिखाएंगे। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ने। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा कि विस्तारित PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या और खाद्यान्नों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है। महाराष्ट्र राज्य में PMGKAY के लाभार्थियों तक प्रभावी पहुंच और संपर्क सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और क्या सरकार वर्तमान आर्थिक चुनौतियों के दौरान खाद्य सुरक्षा और पोषण कार्यक्रम को जारी रखने की योजना बना रही है। इस सवाल का जवाब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बामणिया ने दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 81 करोड़ 35 लाख की कुल अभीष्ट कवरेज की तुलना में PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ 54 लाख व्यक्ति कवर किए गए हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्रीय और राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की संयुक्त जवाबदेही में प्रचालित की जाती है। केंद्रीय सरकार खाद्यान्न के आवंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपोओं तक परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर खाद्यान्नों के आवंटन की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी पात्र लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने, पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करने से संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की होती है। समूचे देश में लोगों के बीच PMGKAY का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए IEC अभियान चलाया गया था। इस अभियान में चुनिंदा स्थानों पर PMGKAY बैनरों और सेल्फी पॉइंट स्थापित करना और रेडियो में जिंगल, टेलीविजन में वीडियो क्लिप, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया जैसे अन्य माध्यमों का उपयोग करके और खाद्यान्न की गुणवत्ता, मात्रा की पात्रता का ब्यौरा देते हुए 10 किलोग्राम के मुद्रित वाले दोबारा प्रयोग में आने वाले थैलों का भी वितरण, निशुल्क राशन की उपलब्धता आदि शामिल किए गए हैं, ताकि PMGKAY के संबंध में लाभार्थियों को जागरूक किया जा सके। निर्धनों के लिए खाद्यान्न की सुगम पहुंच, वहनीयता और उपलब्धता के रूप में PMGKAY के लाभार्थियों का कल्याण और सभी राज्यों में एकरूपता बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 5 वर्षों की अवधि के लिए PMGKAY के तहत लगभग 81 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों यानी अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करना जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, ताकि वो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार मिलेट्स की खरीद और इनके स्थानीय उपभोग की वरीयताओं के अनुसार लाभार्थियों को इसका वितरण कर सकें। अगला सवाल एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सुलता देव ने। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा कि 2022-23 में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने राशन कार्ड जारी किए गए हैं। क्या सरकार को इस योजना में राशन कार्ड धारकों के पंजीकरण के मामले में विसंगति की जानकारी है? अगर हाँ, तो इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इस सवाल का जवाब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बामणिया ने दिया। उन्होंने बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वितरित किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खाद्यान्नों की राष्ट्रव्यापी निर्बाध पोर्टेबिलिटी को सुनिश्चित करती है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए संचालित सुधार के माध्यम से लगभग 80 करोड़ PMGKAY लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरण पर बायोमेट्रिक प्रमाणन के साथ अपने उसी मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान से अपने पात्र खाद्यान्न का उठान करने के लिए सशक्त बनाया गया है। उनके गृह राज्य, संघ राज्य क्षेत्र में उनके घर पर जाकर उनका परिवार उसी राशन कार्ड पर PMGKAY राशन के आंशिक खाद्यान्न का उठान कर सकता है। अब तक लगभग 100% PMGKAY लाभार्थियों को कवर करते हुए ये सुधार पूरे देश में सभी 36 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में सक्रिय हो गया है। योजना के लाभार्थियों को ONORC के तहत राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करने के लिए उनके राशन कार्डों को न तो पंजीकृत करने की और न ही नए राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता है।
लाभार्थी किसी भी EPOS समर्थित उचित दर दुकान डीलर से मौजूदा राशन कार्ड की प्रति या मात्र उनके राशन कार्ड संख्या या आधार कार्ड संख्या को बताकर अपने राशन कार्ड की पात्रता के अनुसार अपने आंशिक संपूर्ण खाद्यान्न का उठान कर सकते हैं। अगला सवाल MCA 21 ई-गवर्नेंस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने। उन्होंने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से पूछा कि देश भर में MCA 21 ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है। हरियाणा राज्य में स्थापित प्रमाणित फाइलिंग केंद्रों का ब्यौरा क्या है। क्या इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा फाइलिंग में कोई वृद्धि हुई है और कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा अनुपालन को आसान बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित भावी कदमों का ब्यौरा क्या है। इन सवालों का जवाब कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिया। उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय देश में कंपनी रजिस्ट्रार, प्रादेशिक निदेशक और सरकारी परिसमापक को सभी शहरों में रजिस्ट्री और कंपनी निगमन संबंधी सेवाओं के लिए एंड-टू-एंड ई-गवर्नेंस MCA 21 परियोजना का प्रचालन कर रहा है। MCA 21 सिस्टम हितधारकों को सुविधाजनक उपयोग में सुगम और सभी MCA सेवाओं की सुरक्षित पहुंच और डिलीवरी और बेहतर गति और निश्चितता प्रदान करता है। इससे मंत्रालय के कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, शीघ्रता और दक्षता आई है। मंत्रालय सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप MCA 21 को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना की सफल मिशन मोड परियोजना के रूप में मान्यता मिली है। MCA 21 पोर्टल को 2006 में कॉर्पोरेट फाइलिंग को डिजिटाइज करने और अनुपालन में सुधार के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। संस्करण 1 और संस्करण 2 के बाद MCA 21 के संस्करण 3 को अब तक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसकी परिकल्पना प्रवर्तन को मजबूत करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए की गई है। देश भर में MCA 21 पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शुरू करने के लिए प्रारंभिक चरण के दौरान प्रमाणित फाइलिंग केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया था, ताकि जिनके पास अपने स्वयं के स्थानों से ई फाइलिंग के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग, IT अवसंरचना या ई फाइलिंग का उपयोग करने की क्षमता नहीं थी, उन हितधारकों को दस्तावेजों की ई फाइलिंग के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा सकें। वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को अपनाने के साथ हितधारकों को अब किसी भी सहायता के लिए केंद्रीकृत हेल्प डेस्क संचालन के माध्यम से सुविधा प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान फाइल किए गए लगभग 74 लाख प्रारूपों के मुकाबले MCA 21 पोर्टल पर 80 लाख से अधिक प्रारूप फाइल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 79,077 कंपनियों और LLP की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 2,44,304 कंपनियों और LLP को निगमित किया गया है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय कानून का पालन करने वाले कॉर्पोरेट पर पड़ने वाले विभिन्न अनुपालन भार को कम करके और देश में व्यवसाय आरंभ करने के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया अपनाकर व्यवसाय करने में सुगमता और ईज ऑफ लिविंग प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है, जिनमें कई कदम शामिल हैं। ई प्रारूप से संबंधित नाम उपलब्धता और निगमन पर कार्रवाई करने के लिए केंद्रीकृत पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गई है। एकीकृत वेब प्रारूप स्पाइस पोर्टल शुरू किया गया है, जो एकल एकीकृत वेब फॉर्म के माध्यम से विभिन्न सेवाएं जैसे नाम आरक्षण, निगमन, टैन, निदेशक पहचान संख्या, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्यों और दिल्ली की दुकानों और स्थापना और बैंक खाता संख्या खोलने के लिए EPFO, ESIC, GST का पंजीकरण प्रदान करता है। रुपए 15 लाख तक की अधिकृत पूंजी वाली कंपनियों को शून्य शुल्क पर निगमित किया जा सकता है। कानून का पालन करने वाले कॉर्पोरेटों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के सुधार के लिए कंपनी अधिनियम 2013 और LLP अधिनियम 2008 में 63 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। टर्नओवर या योगदान के मानदंडों के आधार पर लघु कंपनियों की अवधारणा के अनुरूप लघु LLP की अवधारणा पेश की गई है, जो कम अनुपालन और कम शुल्क के अधीन होगी। एकल व्यक्ति कंपनियों के निगमन और कार्यकरण के संबंध में प्रावधानों को संशोधित किया गया है, ताकि और अधिक OPC के निगमन को प्रोत्साहित किया जा सके। NRI के पास भी अब OPC को निगमित करने की अनुमति है। इससे पहले केवल भारतीय निवासी नागरिकों को अनुमति दी गई थी। ऐसी कंपनियों को अब किसी भी समय निजी या सार्वजनिक कंपनियों में परिवर्तित करने की अनुमति है। OPC के लिए पेड अप कैपिटल और टर्नओवर की अधिकतम राशि के संबंध में प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है, ताकि OPC के विकास पर कोई अनुचित प्रतिबंध न हो। काम करने में और सुगमता को सुविधाजनक बनाने और लघु कंपनियों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए लघु कंपनियों के लिए चुकता पूंजी और टर्नओवर की सीमा क्रमशः 50 लाख रुपए और 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए और 40 करोड़ रुपए कर दी गई है। त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई है और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के तहत स्वैच्छिक निकास के लिए फाइल किए गए आवेदनों को सुविधाजनक बनाने और उनमें तेजी लाने के लिए 1 मई 2023 से इसका प्रचालन प्रारंभ किया गया है। वित्त मंत्री के बजट भाषण 2022-23 के पैरा 77 में परिकल्पना की गई है कि सी पेस के माध्यम से
कंपनियों को बंद करने के आवेदन को संशोधित करने में लगने वाला समय 2 वर्ष से घटाकर 6 महीने से भी कम किया जाएगा। स्वैच्छिक निकास के लिए सीपेस के तहत लिया जाने वाला समय घटाकर 90 दिनों से भी कम हो गया है। अब सवाल भारतीय बंदरगाहों की सुरक्षा में वर्तमान चुनौतियों से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह ने। उन्होंने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछा कि हाल के समय में भारतीय बंदरगाहों में सुरक्षा से संबंधित कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां सामने आई हैं और सरकार ने इन चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय किए हैं, और बंदरगाहों की सुरक्षा को और मजबूत करने और उनकी कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं और इसके लिए कौन कौन से नए कदम उठाए जाएंगे। इस सवाल का जवाब पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय एक्जिम व्यापार को हैंडल करने वाले भारत के सभी 12 महापत्तन और 55 गैर महापत्तन अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के अनुरूप है। ISPS के अनुरूप पत्तनों को ISPS कोड के अनुसार पत्तन सुविधा सुरक्षा आकलन संचालित करने और पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना बनाने की आवश्यकता होती है। पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना एक पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति द्वारा तैयार की जाती है, जो कि एक बहुविषयीय समिति है और इनमें सुरक्षा एजेंसियों के भी सदस्य शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त गैर महापत्तनों की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय द्वारा एक दिशा निर्देश का सारांश परिचालित किया गया है। पत्तन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 2024 भी अधिसूचित किया गया है। पत्तन सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति द्वारा समय समय पर सुरक्षा योजनाएं समीक्षित की जाती हैं ताकि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का समाधान किया जा सके और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त उपाय लागू किए जा सके। अगला सवाल बच्चों के टीकाकरण से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार के पास देश में बीमारियों के खिलाफ पूर्ण टीकाकरण कराए बच्चों के प्रतिशत के बारे में कोई आंकड़े हैं। इस संबंध में स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने दिया। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय पूर्ण टीकाकरण कवरेज 93.5% है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 2 वर्ष की आयु तक के सभी पात्र बच्चों की टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार टीके लगाए जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष और गहन मिशन इंद्रधनुष कम टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों में छूटे हुए और टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर चलाए जाने वाले विशेष अभियान है। भारत सरकार राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र को आदर्श टीकाकरण केंद्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। राज्यों में आवश्यकता के अनुसार टीकाकरण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और लद्दाख में आदर्श टीकाकरण केंद्र पहले से ही चालू हैं। लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। अब सवाल सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने। उन्होंने गृह मंत्रालय से पूछा कि वर्ष 2014 से अब तक सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के अंतर्गत उत्तर पूर्व क्षेत्र के हिस्सों में कितनी कमी आई है और 2014 से अब तक उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिंसा और मौतों में कितनी कमी आई है। इस सवाल का जवाब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया। उन्होंने बताया कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के तहत अशांत क्षेत्रों में काफी कमी आई है। 2014 से पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों से इस अधिनियम को हटा दिया गया है। त्रिपुरा में 27 मई 2015 से इसे पूर्णतया हटा दिया गया। वहीं मेघालय में 1 अप्रैल 2018 से पूर्ण रूप से इसे हटा दिया गया। असम के 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों से इसे पूरी तरह से हटा लिया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में क्रमशः हटाया गया और अब केवल नामसाई जिले के 3 थाना क्षेत्रों और 3 अन्य जिलों तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में ये लागू है। मणिपुर के 7 जिलों के 19 थाना क्षेत्रों से इसे हटा दिया गया। नागालैंड में आंशिक रूप से हटाया गया और अब केवल 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में ये लागू है। वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2014 की तुलना में 2023 में विद्रोह की घटनाओं में 71% की कमी आई है। सुरक्षा बलों के कर्मियों की मृत्यु की संख्या में 60% की कमी और आम नागरिकों की मृत्यु में 82% की कमी आई है। अगला सवाल अन्नपूर्णा योजना से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान केरल सहित विभिन्न राज्यों के अंतर्गत कुल कितनी निधियां और खाद्यान्न आवंटित किए गए हैं।
क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि केरल जैसे राज्यों में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की लक्षित संख्या में समय समय पर कमी आ रही है? क्या अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करना एक बाधा है? क्या सरकार ने पिछली तिमाही के दौरान केरल में वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में रहने वाले लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न जारी किए थे? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? इस सवाल का जवाब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान केरल सहित विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आवंटित निधियां दी गई हैं। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अन्नपूर्णा के अंतर्गत खाद्यान्नों की संकलित आवश्यकता की तुलना में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खाद्यान्नों के आवंटन वर्षवार किए गए हैं। अन्नपूर्णा योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की एक मांग आधारित उप योजना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के साथ अन्नपूर्णा योजना के तहत खाद्यान्न उठाने में 2016-17 से घटता हुआ रुझान दिख रहा है और केरल सहित राज्यों के संबंध में वित्त वर्ष 2020-21 से ये शून्य रहा है। अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना था जो पात्र होते हुए भी एनएसएपी के तहत वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ से वंचित रह गए थे। जैसा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बताया गया है, सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, छात्रावासों और कल्याण संस्थानों जैसे भिक्षुगृह, नारी निकेतन और किसी अन्य कल्याण संस्थानों के निवासियों के लिए कल्याण संस्थान और छात्रावास योजनाओं के अंतर्गत राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को अर्धवार्षिक आधार पर खाद्यान्न आवंटित कर रही है, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या किसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं है। इस योजना के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 की अवधि के लिए केरल सरकार को 33,634 लाभार्थियों के लिए 3,387 मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया था। इसके बाद केरल सरकार से WI खाद्यान्न आवंटन के लिए कोई अन्य अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। अगला सवाल ई वाहन पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुरेश कुमार शेटकर ने। उन्होंने भारी उद्योग मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के अंतर्गत विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान करके ई वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी, जिससे भुगतान सुरक्षा तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को अधिक से अधिक अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है? इस सवाल का जवाब भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने दिया। उन्होंने बताया कि भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में ई बसों को अपनाने सहित इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं। इलेक्ट्रिक बसों सहित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2015 से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम के अंतर्गत लगभग 280 करोड़ रुपए की राजकीय प्रोत्साहन राशि से देश के विभिन्न शहरों में 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों को परिनियोजित किया गया था। कुल 11,500 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से 1 अप्रैल 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 2019 से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम चरण 2 फेम इंडिया स्कीम के इस चरण के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय ने लगभग 3,009 करोड़ रुपए की राजकीय प्रोत्साहन राशि से 6,862 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी। इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके घटकों सहित उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के मामले में भारत की विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि करने के प्रायोजन से 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम। इस स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहनों की विभिन्न श्रेणियां E2 व्हीलर्स, E3 व्हीलर्स, E4 व्हीलर्स सहित ई ट्रक और ई बसों के लिए भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अगला सवाल जुड़ा है पारंपरिक वस्त्रों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद राजेश वर्मा ने। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार की पारंपरिक वस्त्र उद्योग के संरक्षण और संवर्धन के लिए कोई नीति है? क्या बिहार सहित उत्तर भारत के राज्य पारंपरिक वस्त्रों के मामले में समृद्ध हैं? क्या सरकार ने पारंपरिक वस्त्रों के मामले में समृद्ध राज्यों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है? अगर हाँ, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र के समृद्ध पारंपरिक वस्त्र उद्योग के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इस सवाल का जवाब वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने दिया। उन्होंने बताया कि मंत्रालय पारंपरिक वस्त्र उद्योग हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न योजनाओं पहलों को क्रियान्वित कर रहा है। विकास आयुक्त का कार्यालय राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और कच्चा माल आपूर्ति योजना को क्रियान्वित कर रहा है। योजनाओं के अंतर्गत पात्र हथकरघा एजेंसियों कामगारों को कच्ची सामग्री,
करघे और सहायक उपकरणों की खरीद, डिजाइन नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, घरेलू और विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों के विपणन, रियायती दरों पर ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत करके इन्हें बढ़ावा दिया जाता है और संरक्षित भी किया जाता है। अब तक जीआई अधिनियम के तहत 103 हथकरघा उत्पाद और 6 उत्पाद लोगो पंजीकृत हैं, जिनमें बिहार का भागलपुर सिल्क भी शामिल है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा हथकरघा क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं में राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार बजट आवंटित नहीं किया जाता है। पात्र हथकरघा एजेंसियों को संबंधित योजनाओं के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभिन्न इंटरवेंशनों के लिए निधि जारी की जाती है। इसी के साथ प्रश्नकाल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में बात होगी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। नमस्कार।